दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेकर आए हैं। सीआरपीएफ एसएससी व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद रैशनल है। आप लोगों से गुजारिश फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों से गुजारिश मैक्सिमम लोगों तक वीडियो की अप्रोच करवाइए ताकि मैक्सिमम लोग हमसे कनेक्ट हो सके और इस वीडियो सेशन का फायदा उठा सके। सब लोग अपना कमेंट जरूर दें, ध्यान से रैशनल को सुने और अगर आप गलत जवाब देते हैं तो पनिशमेंट ये है कि आपको 10 बार राइट आंसर लिखना पड़ेगा और ये आपको अपनी ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ करना पड़ेगा। आप कहोगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है, एक दिन मैं बताऊंगा आपको इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आज जैसा आपको इंस्ट्रक्ट किया जाए उसको फॉलो जरूर करिएगा। ये भगवान की तरफ से मतलब आपके ऊपर होने वाली मेहर और आशीर्वाद समझ के कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। The nurse is providing discharge stitching for the client with leukemia. The client should be told to avoid. क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि आप एज ए नर्स जो है वो डिस्चार्ज स्टिचिंग दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं, ल्यूकेमिया वाले मरीज को डिस्चार्ज स्टिचिंग दे रहे हैं। तो क्या चीज अवॉइड करने का बोलेंगे। ल्यूकेमिया जो होता है वो क्या है, ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया का दूसरा नाम है ब्लड कैंसर। ब्लड सेल के अंदर बेसिकली ल्यूकेमिया बीमारी जो होती है वो डब्ल्यूबीसी का कैंसर होता है ना। ल्यूकेमिया वर्ड ल्यूक वर्ड फॉर डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी जो सेल होती है वो डब्ल्यूबीसी दो तरह की सेल होती है, मैच्योर और इमेच्योर। इमेच्योर सेल के नंबर ज्यादा होते हैं नॉर्मली डब्ल्यूबीसी के, इमेच्योर नहीं होती है। लेकिन इमेच्योर डब्ल्यूबीसी के नंबर जब बहुत ज्यादा होते हैं ब्लड के अंदर, डब्ल्यूबीसी के नंबर बहुत ज्यादा, और कैसी डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो गई है, इमेच्योर टाइप की डब्ल्यूबीसी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। मैच्योर डब्ल्यूबीसी के नंबर कम है, इमेच्योर डब्ल्यूबीसी के नंबर ब्लड में ज्यादा है। इमेच्योर डब्ल्यूबीसी के नंबर का ज्यादा होना ल्यूकेमिया या ब्लड का कैंसर कहलाता है। जब किसी इंडिविजुअल को ब्लड कैंसर हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, इमेच्योर डब्ल्यूबीसी के नंबर ज्यादा हो गए, तो बाकी सेल के नंबर मैच्योर डब्ल्यूबीसी, इसके अलावा प्लेटलेट और इसके अलावा आरबीसी जो है उनके नंबर जो है वो वहां क्या देखने को मिलेंगे, कम देखने को मिलेंगे। मैच्योर डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसी जो है उनके सबके नंबर कम होंगे। जब इनके नंबर कम होंगे, कंडीशन पानसाइटोपिनिया टाइप की देखने को मिलेगी, तो ये प्रॉब्लमेटिक इश्यू रहता है ल्यूकेमिया के पेशेंट में। अब आप उसको क्या चीज अवॉइड करने का कहेंगे। चार ऑप्शन दिए हुए, यूजिंग ऑयल और क्रीम बेस्ड सोप, फ्लॉसिंग बिटवीन द टीथ, द इंटेक ऑफ साल्ट, यूजिंग एन इलेक्ट्रिक रेजर। फटाफट से जवाब लिखिएगा, कौन सी चीज आप अवॉइड करने का कहेंगे। डब्ल्यूबीसी का कैंसर, डब्ल्यूबीसी का नंबर, इमेच्योर डब्ल्यूबीसी का नंबर ज्यादा होना, ल्यूकेमिया। फटाफट से जवाब लिखिएगा। देखिएगा कुछ लोगों ने जवाब डी दिया है, कुछ ने बी दिया है, अलग अलग जवाब है यहाँ पे। डी आंसर जिन्होंने दिया ये खोटा जवाब है। इलेक्ट्रिक रेजर ही बेस्ट तरीका है इन मरीजों में सेव, जिनको ल्यूकेमिया होता है, जिनको प्लेटलेट के नंबर कम होते हैं, उनमें सबसे बेस्ट तरीका है सेव करने का इलेक्ट्रिक रेजर। बाकी चीजों से सेव करने पे उसको कट लग सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, इलेक्ट्रिक रेजर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। साल्ट का इंटेक जो है दूसरे सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये इसका संबंध ल्यूकेमिया से नहीं है, वो कर सकता है, अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। साल्ट का इंटेक जो है हाइपरटेंशन वाले मरीज को नहीं करना होता है, बाकी सब कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। और ऑयल और क्रीम बेस्ड सॉप जो है उससे ल्यूकेमिया का मरीज उसको यूज कर सकता है, इससे भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए सी और डी तो खोटे जवाब है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फ्लॉसिंग बिटवीन द टीथ उसको नहीं करना होता है। टीथ के बीच में जब हम फ्लॉसिंग करते हैं तो ज्यादातर गम को इंजरी हो जाती है और उसकी वजह से गम ब्लीडिंग देखने को मिलती है ना। जब भी हम टीथ के बीच में फ्लॉसिंग करते हैं तो उससे टीथ गम को इंजरी होती है, गम ब्लीड कर सकते हैं और गम ब्लीड करते हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक इशू है ल्यूकेमिया के मरीज के लिए, इसलिए आपको फ्लॉसिंग अवॉइड करना है। टीथ के बीच में फ्लॉसिंग नहीं करना होता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, मैक्सिमम लोगों ने ठीक अप्रोच किया और सही जवाब दिया है। बहुत बढ़िया, आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा। When the nurse is changing the tie of the client with a tracheostomy, the safest method of changing the tracheostomy tie is to। एक मरीज है जिसको क्या लगी हुई है, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगी हुई है। ट्रेकिया के अंदर ओपनिंग की थी कल हमने, सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग के अंदर, सुबह ही की थी, सॉरी कल नहीं की थी। तो हमने सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग के अंदर ओपनिंग की और वहां पे एक ट्यूब डाल दी, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, एक इनर कैनुला एक आउटर कैनुला। अब सवाल पूछ रहा है कि सबसे सेफ मेथड क्या होता है ट्रेकियोस्टोमी टाई को चेंज करने का। सबसे सेफेस्ट मेथड बताओ आप ट्रेकियोस्टोमी टाई को चेंज करने का, ये क्वेश्चन ने पूछा है। और टाई लगी हुई है, ट्रेकियोस्टोमी टाई लगी हुई है पेशेंट को, सबसे सेफ मेथड क्या है टाई को चेंज करने का। फर्स्ट है अप्लाई द न्यू टाई बिफोर रिमूविंग द ओल्ड वन। सेकंड है हैव ए हेल्पर प्रेजेंट। थर्ड है होल्ड द ट्रेकियोस्टोमी विद द नॉन डोमिनेंट हैंड व्हाइल रिमूविंग द ओल्ड टाई।
एंड लास्ट है आस्क द डॉक्टर टू सूचर द ट्रेक्योस्टोमी इन प्लेस। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन ने पूछा है कि नर्स जो है वो चेंज कर रही है ट्रेक्योस्टोमी टाई को, तो सबसे सेफ मेथड टाई को चेंज करने का क्या रहेगा? 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। कौन सा सबसे सेफ मेथड है ट्रेक्योस्टोमी टाई को चेंज करने का? वेरी गुड, अलग अलग जवाब आ रहे हैं। कुछ लोग हेल्पर का प्रेजेंसी कर रहे हैं, कुछ नॉन डोमिनेंट हैंड से होल्ड करके करेंगे, कुछ ने सूचर करवा दिया, कुछ ने नई टाई अप्लाई की है। अलग अलग जवाब है, अलग अलग जवाब है। देखिएगा, कंसेप्ट सुनिएगा। जब भी ट्रेक्योस्टोमी टाई चेंज करते हैं, ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब थोड़ा बहुत हिलता है तो मरीज कॉफ आउट करता है, उसको तेज खांसी होती है और उससे ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब के एक्सपल आउट होने की संभावना रहती है, बाहर निकलने की संभावना रहती है। उन संभावनाओं को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक नई टाई अप्लाई करते हैं। पुरानी वाली को हटाने से पहले क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे एक न्यू टाई, और उसके बाद में पुरानी वाली टाई को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फर्स्ट अप्लाई द न्यू टाई बिफोर रिमूविंग द ओल्ड वन। तो नई टाई अप्लाई करो पुरानी वाली को हटाने के लिए। सेकंड ऑप्शन है हैव ए हेल्पर प्रेजेंट, तो हेल्पर की कोई जरूरत वहां पे नहीं है। और हेल्पर वैसे नॉर्मली रहे तो अच्छी बात है, मतलब दिक्कत कुछ भी नहीं है। आप कहोगे इससे क्या दिक्कत है, दिक्कत कुछ भी नहीं है, लेकिन हेल्पर प्रेजेंट है और आपने तरीका अगर ये नहीं काम में लिया कि नई टाई अप्लाई नहीं की और पुरानी पहले हटा दी, तो मरीज कॉफ आउट कर देगा ट्यूब को। होल्ड द ट्रेक्योस्टोमी विद द नॉन डोमिनेंट हैंड व्हाइल रिमूविंग द ओल्ड टाई। तो ओल्ड टाई को पहले हम तो बोल रहे हैं नहीं हटाना है, आपको पहले क्या करना है, नई टाई अप्लाई करनी है, फिर ओल्ड को हटाना है। और लास्ट है आस्क द डॉक्टर टू सुचर द ट्यूब। टाई चेंज करने के लिए और सुचरिंग करने की जरूरत वहां पे नहीं रहती है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए, ए, कि आप पहले नई टाई अप्लाई करो, उसके बाद में ओल्ड टाई को रिमूव करो। ऐसा अगर आप करोगे तो क्या नहीं होगा, स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा ट्रेकिया में, कॉफ रिफ्लेक्स नहीं होगा, और ट्रेकियल ट्यूब के एक्सपेल आउट होने की संभावना क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए। वेरी गुड, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन एड्स रिलेटेड न्यूप्लाज्म इज। क्वेश्चन ने पूछा है एड्स दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, उससे रिलेटेड न्यूप्लाज्म। न्यू वर्ड का मतलब होता है न्यू, और प्लाज्म वर्ड का मतलब होता है ग्रोथ, है ना, न्यू ग्रोथ, न्यूप्लाज्म, नई ग्रोथ, मतलब कैंसर। तो एड्स से संबंधित कैंसर कौन सा है, मतलब 4 न्यूप्लाज्म की कंडीशन दी हुई है, कैंसर वाली कंडीशन दी हुई है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV, उससे संबंधित कौन सा न्यूप्लाज्म है, नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा, सर्वाइकल कैंसर, कपोसीज सार्कोमा, हॉडकिन लिम्फोमा। एक है हॉडकिन, एक है नॉन हॉडकिन, एक है सर्वाइकल और एक है कपोसीज सार्कोमा। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा, एड्स से रिलेटेड न्यूप्लाज्म। वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने ठीक से जवाब देने की कोशिश की है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। एड्स रिलेटेड जो न्यूप्लाज्म है यहाँ पे, एड्स रिलेटेड न्यूप्लाज्म, वेरी गुड, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसको कपोसीज सार्कोमा के नाम से जानते हैं, एड्स रिलेटेड न्यूप्लाज्म, कपोसीज सार्कोमा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The nurse is monitoring a client following a lung resection. The hourly output from the chest tube was 300 ml. The nurse should give priority to। एक नर्स है जो मॉनिटर कर रही है एक क्लाइंट के अंदर लंग रिसेक्शन के लिए, है ना, लंग सॉरी फॉलोइंग लंग रिसेक्शन। लंग रिसेक्शन करने के बाद में एक क्लाइंट को मॉनिटर कर रही है नर्स। क्वेश्चन ने पूछा उस क्लाइंट का ओवरली आउटपुट जो है चेस्ट ट्यूब का वो 300 ml है। एक मरीज है, उसके लंग्स को रिसेक्शन किया, रिसेक्शन करने के बाद में आप उसका आउटपुट चेक कर रहे हो, ओवरली आउटपुट जो है चेस्ट ट्यूब का वो 300 ml है। क्या प्रायोरिटी एक्शन रहेगा आपका, इंपॉर्टेंट है। आपको अगर पता हो कि चेस्ट ट्यूब का ड्रेनेज सिस्टम कितना होता है, क्या नॉर्मलिटी है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टर्निंग द क्लाइंट टू द लेफ्ट साइड, सेकंड है मिल्किंग द ट्यूब टू एंश्योर पेटेंसी, थर्ड है स्लोइंग द इंट्रावीनस इन्फ्यूजन, और लास्ट है नोटिफाइंग द फिजिशियन। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। 300 ml ओवरली आउटपुट है चेस्ट ट्यूब का, लंग रिसेक्शन आपने किया था। व्हाट इज द करेक्ट वन, व्हाट इज द करेक्ट वन? वेरी गुड, कुछ लोगों ने ठीक से जवाब देने की कोशिश की है, बहुत बढ़िया। आउटपुट जो है वो 300 ml है। अगर 300 ml आउटपुट ओवरली हो रहा है, ये इंडिकेट करता है, 300 ml आउटपुट ओवरली अगर चेस्ट ट्यूब से आ रहा है, ये इंडिकेट करता है हेमरेज को। ये किसको इंडिकेट करता है, हेमरेज को, वहां पे ब्लीडिंग हो रही है, ये हेमरेज को इंडिकेट करता है। और हेमरेज जो है वो इमीडिएटली रिपोर्ट करना होता है। डी करेक्ट आंसर है, ए बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है।
डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तुरंत आपको जो है इंडिकेट करना होता है, तुरंत आपको रिपोर्ट करना होता है, नोटिफाई करना होता है। ए ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि टर्न करने से, लेफ्ट साइड के अंदर टर्न करने से मरीज को हमें कोई वहां पे मदद नहीं मिलने वाली है, तो ये खोटा जवाब है। बी ऑप्शन में लिखा हुआ मिल्किंग द ट्यूब टू एंश्योर पेटेंसी, तो मिल्किंग जो है वो अलाउ नहीं है, मिल्किंग कभी भी अलाउ नहीं है, और इस सिचुएशन में वो कोई मदद भी नहीं करेगी, और मिल्किंग करना भी नहीं होता चेस्ट ट्यूब को। और लास्ट है स्लो कर देंगे इंट्रावीनस इन्फ्यूजन को, तो इंट्रावीनस इन्फ्यूजन जो है स्लो करना कोई अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं है। हालांकि अगर वहां पे ब्लीडिंग हो रही है तो आपको इंट्रावीनस इन्फ्यूजन की रेट को बढ़ाना पड़ेगा, कम करने की जगह बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मरीज शॉक में चला जाएगा। तो ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। टर्न करना, मिल्किंग करना या इन्फ्यूजन, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन को स्लो करना बिल्कुल भी रिलीवेंट एक्शन नहीं है। तो करेक्ट आंसर है डी, हम फिजिशियन को नोटिफाई करेंगे यहाँ पे। तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। Which of the following characteristic indicates a protein deficiency in a client? क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट करता है किसी भी क्लाइंट के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी। फर्स्ट ऑप्शन है स्पून शेप नेल, सेकंड ऑप्शन है इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम, थर्ड ऑप्शन है नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, और फोर्थ ऑप्शन है पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट करता है प्रोटीन डेफिशिएंसी को किसी भी क्लाइंट के अंदर। कोई भी एक क्लाइंट है जिसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, उसको इंडिकेट करने वाला कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है। सो यहां पे हमें स्पून शेप नेल, इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस और पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। कुछ लोगों ने जवाब ठीक दिया है, कुछ लोगों ने जवाब सही दिया है। फटाफट से जवाब लिखिएगा। देखिएगा ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि स्पून शेप नेल जो है, अगर नेल का शेप स्पून जैसा है तो ये एनीमिया को इंडिकेट करता है। और कौन सा एनीमिया अगर पूछा जाए तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है ना, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। स्पून शेप के नेल जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलते हैं। ब्लीडिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है किसी भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर से संबंधित। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग का प्रॉब्लम नहीं रहता, ये ज्यादातर ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर के प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो ये भी यहाँ पे नहीं रहेगा, तो स्पून शेप नेल नहीं होगा और ब्लीडिंग टाइम नहीं होगा। अब एक है नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस और दूसरा पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होती है तो नाइट्रोजन बैलेंस पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव वर्ड ही बिना डेफिशिएंसी वाली चीज को बोलते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस का मतलब होता है कि जब प्रोटीन की बॉडी में कमी होती है ना, तो जो नाइट्रोजनस चीज रहती है बॉडी में वो नेगेटिव में चली जाती है, क्योंकि प्रोटीन जो है वही तो टूटता है यूरिया और यूरिक एसिड और वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर। तो जो नाइट्रोजनस चीज है वो नेगेटिव में चली गई है, उसका रीजन क्या बन गया है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी, एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी, ग्लोबुलिन की डेफिशिएंसी। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से वहां पे नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस बन जाता है। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही यहाँ पे खोटे जवाब है, तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। द इन्फेंट इज एडमिटेड टू द यूनिट विद द टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के साथ में एक इन्फेंट एडमिट हुआ है यूनिट के अंदर। द नर्स वुड एंटिसिपेट एंड ऑर्डर फॉर विच मेडिकेशन, कौन सी दवाई के लिए आप एंटिसिपेट करेंगे। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, टॉफ की यहाँ पे बीमारी है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट एक साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट एक साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज जो रहती है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, इसमें चार, टेट्रा वर्ड का मतलब ही फोर होता है, तो चार डिफेक्ट होते हैं। कौन कौन से। सबसे पहला डिफेक्ट इसमें देखने को मिलता है पल्मोनरी स्टेनोसिस, और पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से राइट वेंट्रिकल की क्या हो जाती है, हाइपरट्रोफी। उसकी वजह से वेंट्रिकल के सेप्टम के ऊपर क्या हो जाता है, डिफेक्ट। और वहीं से एओर्टा का अराइजिंग होता है, उसको हम बोलते हैं ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा। तो चार डिफेक्ट मिलकर टेट्रा बनाते हैं, और फैलेट नाम के भाई साहब ने इसको सबसे पहले बताया। पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा। ये हार्ट, इस हार्ट के राइट वेंट्रिकल से निकलता है पल्मोनरी आर्टरी, और उसमें पल्मोनरी वाल्व, और इसकी क्या हो गई है, स्टेनोसिस नैरोइंग। उसकी वजह से राइट वेंट्रिकल की क्या हो जाती है, हाइपरट्रोफी। और उसकी वजह से वेंट्रिकल के सेप्टम में क्या बन जाता है, डिफेक्ट। और वहीं से एओर्टा का अराइजिंग होना ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा कहलाता है। तो इस डिफेक्ट वाले बच्चे के अंदर क्या रहेगा, साइनोसिस रहता है, साइनोटिक स्पेल आते हैं, ब्लू टेट स्पेल आते हैं। कौन सी दवाई एंटिसिपेट करते हैं आपकी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट वाले बच्चे को दिया जाएगा यहाँ पे।
पहला ऑप्शन है डिजॉक्सिन, दूसरा ऑप्शन है एपिनेफ्रिन, तीसरा ऑप्शन है एमिनोफाइलिन और चौथा ऑप्शन है एट्रोपिन सल्फेट। जब साइनोटिक हार्ट डिजीज होती है या कोई भी कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है तो बच्चे के अंदर देखने को मिलता है टेकीकार्डिया। ये पहला कंसेप्ट है जो मैं समझा रहा हूं। टेकीकार्डिया होएगा, इसका मतलब होता है हार्ट रेट का फास्ट होना, तेज होना। नॉर्मल हार्ट रेट से हार्ट रेट का ज्यादा होना टेकीकार्डिया कहलाता है। नॉर्मल हार्ट रेट न्यूबॉर्न बेबी में 120 टू 160 होती है, एवरेज 140 होती है। और 160 से जब बच्चा क्राई करता है तो ये 180 तक हो सकती है, लेकिन 180 से अगर ज्यादा है तो वो टेकीकार्डिया है। अब टेट्रोजी ऑफ फेलेट का बच्चा टेकीकार्डिया लेके आया है। अगर टेकीकार्डिया वाले बच्चों को आप एपिनेफ्रिन देते हैं, एमिनोफाइलिन देते हैं या एट्रोपिन देते हैं तो ये तीनों की तीनों दवाई जो है वो टेकीकार्डिया करती है। तो पहले से टेकीकार्डिया है वो और स्पीड अप हो जाता है और टेकीकार्डिया और ज्यादा होएगा उस बच्चे को। तो ये तीनों दवाई तो अलाउ है ही नहीं, क्योंकि ये दवाइयां टेकीकार्डिया करती है और कोई इसका इलाज में भी कोई रोल नहीं है। पर डिजॉक्सिन जो कि एक पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट है, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक और नेगेटिव कॉर्नोट्रोपिक इफेक्ट होता है। तो इसका जो नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट है उसमें ये हार्ट रेट को कम करने का काम करती है। एक तरह की एंटी एरिथमिक ड्रग ही है। वैसे डिजॉक्सिन दवाई जो है वो हार्ट फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस है, जो हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन कैपेसिटी को बढ़ाती है। लेकिन यहाँ पे इस डिजॉक्सिन का रोल है कि ये एंटी एरिथमिक फंक्शन करेगी और इस टेट्रोजी ऑफ फैलेट वाले बच्चे में टेकीकार्डिया को कम करने में मदद करेगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ए, डिजॉक्सिन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। टेट्रोजी ऑफ फैलेट का जो बच्चा होता है जिसके हार्ट के अंदर जो 4 डिफेक्ट होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, हार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए और हार्ट को स्लो करने के लिए, रेट को धीरे करने के लिए डिजॉक्सिन दवाई का यहाँ पे सहारा लिया जाएगा। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही अप्रोच किया है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द लाइट सेंसिटिव एंड पिगमेंटेड लेयर ऑफ टिश्यू इन द आई इज। देखिएगा, लाइट से सेंसिटिविटी और पिगमेंटेड लेयर जो है टिश्यू की आंख के अंदर, उसको किस नाम से जाना जाता है? अपनी आई के अंदर 3 लेयर होती है। तीनों लेयर में वो कौन सी लेयर है जो लाइट से सेंसिटिव होती है और पिगमेंटेड लेयर होती है? किसी भी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ये आंसर सब लोगों का सही होना चाहिए। लाइट सेंसिटिव और पिगमेंटेड लेयर एकमात्र लेयर आई की और जो विजन के लिए भी जिम्मेदार होती है, जहां पे इमेज बनती है और जहां से इमेज को कैरी करती है नर्व और ब्रेन के जो विजुअल एरिया है ऑक्सीपिटल लोब में, वहां लेके जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, आपने मतलब राफेल बना दिया कमेंट बॉक्स को। थैंक यू सो मच फॉर सच काइंड ऑफ बिलीव, सच काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। आपका ये भरोसा, आपका ये विश्वास, आपका ये आंसर देने का डेडिकेशन एक दिन हम सबको एक बेहतरीन भविष्य की तरफ लेके जाएगा। विश्वास रखिएगा, जिंदगी में वही आदमी सफल हुआ है जिसको खुद पे विश्वास होता है। और ये विश्वास खुद पे तब बनता है जब आप किसी के ऊपर ट्रस्ट बनाने जैसे बनते हैं और खुद के ऊपर खुद को बिलीव होता है तो लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। तो विश्वास को बने ये रखिएगा, ये विश्वास हम मेरी ताकत है जो आगे बढ़ने में हम सबकी मदद करेगा। तो यहां पे करेक्ट आंसर बिल्कुल सब लोगों ने बिल्कुल बधड़क बोला है, बी और बी, रेटाइना। रेटाइना आई का सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव और पिगमेंटेड लेयर होती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, रेटाइना यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लेंस, कॉर्निया और आइरिस जो है वो लाइट सेंसिटिव और पिगमेंटेड लेयर की कैटेगरी में नहीं आती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन है, ब्लैडर इज एक्सपेक्टेड व्हेन ए पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग स्पाइनल शॉक। जब मरीज स्पाइनल शॉक के अंदर है तब उसके ब्लैडर जो है वो कैसा होगा, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? तो ऑप्शन है यहाँ पे स्पास्टिक, नॉर्मल, एटोनिक और अनकंट्रोल्ड। क्वेश्चन ने आपको पूछा है कि साहब क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप जब मरीज एक्सपीरियंसिंग करा स्पाइनल शॉक? तो स्पाइनल शॉक की कंडीशन में ब्लैडर की क्या कंडीशन होगी? स्पाइनल शॉक स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी होने पे होता है। जब स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी होती है और मरीज स्पाइनल शॉक के अंदर होता है तो उसका ब्लैडर जो है वो कैसी कंडीशन में होगा? स्पास्टिक, नॉर्मल, एटोनिक और अनकंट्रोल्ड। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा। कुछ लोगों ने यहाँ जवाब लिखा है स्पास्टिक, कुछ लोगों ने जवाब दिया है एटोनिक। दो अलग अलग जवाब, कुछ लोगों ने अनकंट्रोल ब्लैडर कर दिया है। देखिएगा, स्पाइनल शॉक की कंडीशन जब होती है तो मरीज का ब्लैडर जो है वो न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो जाता है। कैसा ब्लैडर होता है? न्यूरोजेनिक ब्लैडर। और ज्यादातर न्यूरोजेनिक ब्लैडर जो है स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी होने से होता है। और जब मरीज स्पाइनल शॉक में होता है तो ये जो ब्लैडर है उस ब्लैडर के अंदर मसल की टोन जो है वो गायब हो जाती है। ये ब्लैडर एटोनिक ब्लैडर हो जाता है। ब्लैडर कैसा हो जाता है? एटोनिक और ए रिफ्लेक्सिक ब्लैडर हो जाता है। ना तो ब्लैडर के अंदर मसल में टोन रहती है ना रिफ्लेक्सेज रहता है। डेट्रूस और मसल की टोन और रिफ्लेक्सेज दोनों ही गायब हो जाते हैं। जब टोन और रिफ्लेक्सेज गायब हो जाएंगे तो मरीज जो है उसको अंदर यूरिन का रिटेंशन होगा। जब ये गायब हो जाएंगे तो मरीज में क्या होगा? यूरिनरी रिटेंशन। और जब मरीज में यूरिन का रिटेंशन होगा तो वो मरीज के लिए डेंजरस है, ब्लैडर के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी।
तो आपको याद रखना है स्पाइनल शॉक वाली कंडीशन के अंदर ब्लैडर जो है वो एटोनिक एरिफ्लेक्सिक हो जाता है, यूरिन का रिटेंशन होता है। स्पाइनल कॉर्ड की इंजुरी, उसमें स्पाइनल शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक और कैसे प्रोसीड करती है इंजुरी, क्या ट्रीटमेंट होता है, थ्योरेटिकल लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुत जल्द। ऑफलाइन क्लासेज के अंदर हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। नर्वस सिस्टम की डिजीज है, स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और उसकी इंजुरी स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी कहलाती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा सी। ए, बी और डी जो है वो तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन है द नर्स रिसीव्ड ए पेशेंट फ्रॉम कैथ लैब फॉलोइंग कार्डियक कैथेटराइजेशन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। एक मरीज है जिसको रिसीव कर रही है नर्स कैथ लैब से और पेशेंट को कार्डियक कैथेटराइजेशन किया आपने, कौन सी प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन रहेगा वहां पे आपका। मरीज को आपने रिसीव किया कैथ लैब से और मरीज को हुआ था कार्डियक कैथेटराइजेशन, तो निम्न में से कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन रहेगा वहां पे आपको। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन कौन सा रहेगा। असेस द पेन, एडमिनिस्टर्ड ऑर्डर मेडिकेशन, चेक डिस्टल साइट पल्स, चेक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। चार ऑप्शन यहाँ पे लिया है। कैथ लैब से मरीज रिसीव किया, कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ है, तो देखिएगा क्या तरीका होता है। ये आपका पेशेंट है और इस पेशेंट के अंदर ये हार्ट है, हार्ट के अंदर कैथेटर डाल के कोरोनरी आर्टरी को असेस करना कार्डियक कैथेटराइजेशन कहलाता है। तो इसको जानने के लिए आपको यहां से फीमोरल एरिया को यूज करते हैं और फीमोरल आर्टरी में कैथेटर को इंसर्ट करते हैं और ये कैथेटर सीधा कोरोनरी आर्टरी में जाता है और उसकी आर्टरी को हम विजुलाइज करते हैं, उसके अंदर कहीं ब्लॉकेज है क्या है वो सब चेक करते हैं। तो फीमोरल एरिया से आपने कैथेटर डाला, कैथेटर डाल के आपने चेक कर दिया, चेक करके कैथेटर आपने बाहर निकाल दिया और मरीज वापस शिफ्ट हो गया आपके पास में। तो आपको पता है कि प्रोसीजर क्या हुआ था, ये कुछ प्रोसीजर हुआ है। अब जब मरीज वापस आता है तो दो बड़े कॉम्प्लिकेशन होते हैं। एक तो जहां से आपने ये कैथेटर डाला था आर्टेरियल साइड से, इस जगह पे ब्लीडिंग होने की बहुत संभावना है क्योंकि आर्टरी जो होती है उसमें ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, तो इस एरिया पे एक तो ब्लीडिंग होने की संभावना है और दूसरा अगर यहाँ पे ब्लीडिंग होती है तो इस आर्टरी के द्वारा ही आगे के लिम्ब को सप्लाई होती है, ये पेरिफेरल साइट कहलाती है। ये सेंटर है तो ये पेरिफेरी है, तो जो पेरिफेरल साइट है उस पर्टिकुलर लिम्ब की, उस पेरिफेरल साइड में अगर यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, आपको बाहर ब्लीडिंग हो रही है तो वो दिख जाएगी, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग तो आपको दिखेगी नहीं। तो अगर अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो पेरिफेरल साइड में ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो यहाँ की जो पल्स है, पेरिफेरी की जो पल्स है, पेडल पल्स जो पांव की पल्स है, वो क्या रहेगी, एब्सेंट देखने को मिल सकती है अगर ये कॉम्प्लिकेशन है तो ब्लीडिंग का कॉम्प्लिकेशन असेस करने के लिए बाहर की तरफ ब्लीडिंग नहीं दिख रही है आपको तो आप पेरिफेरल पल्स चेक करो और वो एब्सेंट है तो इंडिकेट करती है कि वहां पे इंटरनल ब्लीडिंग कहीं ना कहीं हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वहां पे सी ऑप्शन में ये बात लिखी हुई है कि आप चेक करो क्या डिस्टल साइट की पल्स, डिस्टल साइट बोलो या पेरिफेरल साइट बोलो, वहां की आपको पेडल पल्स वहां पे चेक करनी पड़ेगी। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही से पहचाना इसको। तो ब्लीडिंग के लिए आप उस मरीज को असेस करें। पेन यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मरीज को पेन नहीं हो रहा है, कैथेटर डालने से कोई पेन की समस्या नहीं है, तो ये कोई बड़ा इश्यू है ही नहीं पोस्ट कंडीशन के अंदर। ऑर्डर मेडिकेशन जो है वो दी जाएगी, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ये कोई इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है ये। और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड होता ही नहीं है क्योंकि ये जो प्रोसीजर है इसमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ज्यादातर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ब्रेन की इंजुरी के समय होता है, तो ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी। आप चेक करो डिस्टल साइट की पल्स या पेडल पल्स को असेस करो, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट एक्शन रहेगा पोस्ट कैथ लैब प्रोसीजर, दैट इज कार्डियक कैथेटराइजेशन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन विल बी डिलीवर्ड बाय, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने के डिफरेंट यहाँ पे तरीके दिए हुए हैं। आपको पूछा है हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवर करने वाला डिवाइस कौन सा है, नेजल कैथेटर, नेजल कैन्यूला, पार्शियल नॉन रीब्रीदर मास्क या सिंपल ऑक्सीजन मास्क। नेजल कैथेटर और कैन्यूला लगभग एक जैसे हैं, तो अगर ए बनेगा तो बी बनेगा, तो बन ही नहीं सकता। और सिंपल ऑक्सीजन मास्क हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बना ही नहीं सकता, सिंपल सा क्वेश्चन है। और मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया, लगभग 100% लोगों ने सही जवाब दिया है। पार्शियल नॉन रीब्रीदिंग मास्क, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत ही बढ़िया। पार्शियल नॉन रीब्रीदिंग मास्क जो होता है वो हाईएस्ट कंसंट्रेशन की ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। सबसे आसान तरीका ऑक्सीजन लगाने का होता है नेजल कैनुला और कैथेटर, इसके साथ में मरीज खा पी सकता है, सब कर सकता है, लेकिन इसमें कंसंट्रेशन जो है वो अच्छी नहीं बनती है। मोस्ट कॉमन यूज करते हैं हम सिंपल ऑक्सीजन मास्क, और जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन बनाता है वो पार्शियल नॉन रिब्रीदिंग मास्क।
और इसके अलावा एक होता है वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क जो होता है वो अपन जितनी ऑक्सीजन डिलीवर करना चाहते हैं वो एप्रोप्रिएट करेक्ट अमाउंट में कर सकते हैं, ये इसका फायदा है। तो यहां पे करेक्ट आंसर बनेगा सी। बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टमी। स्प्लीनेक्टमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ स्प्लीन। किसी मरीज की तिल्ली, स्प्लीन जो है उसको अपन रिमूव करते हैं तो उसको स्प्लीनेक्टमी कहते हैं। ज्यादातर स्प्लीन रिमूव करते हैं वो मरीज जिनको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। आईटीपी एक बीमारी होती है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा। आईटीपी एक बीमारी है इडियोपैथिक, मतलब जिसका कारण अननोन है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिक मतलब जिस बीमारी में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है उसकी वजह से स्किन के ऊपर लाल लाल कलर के दाने हो जाते हैं, उसको परप्यूरा कहते हैं। तो आईटीपी बीमारी का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है स्प्लीन को रिमूव कर दो, नहीं तो प्लेटलेट कंसिस्टेंटली कम होते जाते हैं और मरीज को ब्लीडिंग की रिस्क रहती है। तो जब आप स्प्लीन हटा देते हैं तो स्प्लीन हटाने के बाद में कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। कोलिसिस्टाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस, अपेंडिसाइटिस और गैस्ट्राइटिस। किसी भी ऑर्गन को रिमूव करने पे इन्फ्लामेशन जिस ऑर्गन का होता है जो उसके नियर बाय होता है। और हम सबको पता है कि जो हमारा एब्डोमेन, जिसको हम 4 क्वाड्रेंट के अंदर अगर डिवाइड करें तो एब्डोमेन के अंदर स्प्लीन जो होता है ये लेफ्ट साइड के अंदर पाया जाता है। और इस लेफ्ट साइड में स्प्लीन के जस्ट नीचे की तरफ एक ऑर्गन होता है, इसको पेनक्रियाज कहते हैं, है ना। एक ऑर्गन है जो पेनक्रियाज है और इसके अलावा स्प्लीन होती है। राइट साइड में लीवर होता है। स्टोमक जो है वो थोड़ा इस साइड में होता है कि नहीं है। और अपेंडिक्स तो इंटेस्टाइन का पार्ट है। ऑप्शन में लिखा हुआ है एक तो गैस्ट्राइटिस जो कि स्टोमक का इन्फ्लामेशन है, एक अपेंडिसाइटिस जो कि अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन है, और एक यहाँ पे लिखा कोलिसिस्टाइटिस जो कि लीवर की बाइल डक्ट है, जो लीवर की डक्ट होती है उससे संबंधित है, बिलियरी ड्रेनेज। तो आप समझ पा रहे हो कि ये जो तीनों ऑर्गन है, एक है स्टोमक और एक है अपेंडिक्स और एक है कोलिसिस, तो ये तीनों ऑर्गन इतने करीब नहीं है अपनी स्प्लीन के जितना करीब कौन है, पेनक्रियाज। तो जब इसको आप रिमूव करेंगे तो मरीज को क्या होने की संभावना है, पेनक्रियाटाइटिस, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज। कितना आसान है याद रखना, बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पेनक्रियाटाइटिस एज ए कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा जिस भी मरीज का आप क्या करेंगे, स्प्लीनेक्टोमी करेंगे। याद रह जाएगा। अगर ये याद रह जाएगा तो एक काम और करना है आपको, इस चैनल और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। उन सब लोगों की खुशी का कारण बन जाइए जिन लोगों को इस तरीके के कंटेंट की जरूरत है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो बनिए हिम्मत, दिखाइए हिम्मत और कर दीजिए उन लोगों का भला जो किसी ऐसे भले की आस में है कि काश कोई ऐसा जादू मिल जाए मेरे को, कोई ऐसा जादूगर मेरी जिंदगी में आ जाए कि मेरी जिंदगी जो है एक बेहतरीन ऊंचाई की तरफ चली जाए। तो शायद आप वो बन सकते हैं, जिंदगी भर वो आदमी आपको नहीं भूलेगा। भगवान कृष्ण धरती पे आके कह के गए थे कि सारथी बनिए, स्वार्थी ना बनिए। तो बनिए सारथी, पहुंचा दीजिए इस तरीके के कंटेंट को उन सब लोगों तक जिनको जरूरत है इस कंटेंट की और अपनी जिंदगी में सफलता का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी, नए एमसीक्यू सेशन के साथ में कल सुबह ठीक 8 बजे। तैयार रहिएगा नए एमसीक्यू सेशन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।